नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की राजनीति एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ी हो गई है और इसको हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं। अगर उनकी भाषा में कहें तो बीजेपी अभी जोश में है, कांग्रेस अभी कोमा में है और आप मरी पड़ी है। ये किसी चुनावी जनसभा में उन्होंने एक वक्तव्य दिया है जो करीबन सत्य है कि बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस इतना है कि वो अब किसी को कुछ नहीं समझ रही है। और कांग्रेस जो 2 महीने पहले एक पार्टी हरियाणा की सत्ता की दहलीज पे खड़ी थी, आज वो ऐसा लग रहा है जैसे उसके प्राण ही किसी ने निकाल दिए हों और वो कोमा की स्थिति में चली गई है। और आम आदमी पार्टी का तो दिल्ली में जो हाल हुआ है उसके बाद तो निश्चित तौर पे वो छोटी पार्टी थी, वो तो उनको नुकसान हुआ है। लेकिन इससे प्रदेश में जो स्थितियां उभरी हैं वो ये हैं कि बीजेपी में दनादन रोजाना की ज्वाइनिंग हो रही है कांग्रेस से। तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस में एक भगदड़ मच गई है। जहाज डूबने से पहले चूहे जो छोड़ के भागते हैं, वो वाली स्थिति कांग्रेस में हो गई है। बीजेपी नेताओं के रूप में ओवर क्राउड हो गई है। उसके पास इतने नेता हैं कि आने वाले समय में अगर आप एक ईंट मारोगे किसी पे फेंक के तो वो किसी बीजेपी नेता पे ही पड़ेगी। इतने बीजेपी के नेता हरियाणा में गली मोहल्लों में होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी, जैसा कि ना उसको पहले पता था ना आज पता है, उसको कुछ नहीं पता है। वो अपने उत्थान पे ध्यान देना तो दूर, अपनी बर्बादी पे भी ध्यान नहीं दे रहे कि हम बर्बाद क्यों हुए हैं। आम आदमी पार्टी या रीजनल पार्टियां हैं, उनसे जनता को कोई उम्मीद है नहीं। ऐसी स्थिति में एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ ये पार्टियां हैं, तो हरियाणा का जो राजनीतिक यात्रा है आगे की, वो कैसे चलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप जरूर इस पर अपनी राय दीजिए कि हरियाणा में ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इसके साथ साथ ओवर क्राउड की वजह से एक बहुत अलग सी सिचुएशन बन गई है। आपने अभी देखा होगा, मैं मांसाहार के सख्त विरोध में हूँ। मेरा मानना है कि हमें अपने भोजन के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कोई मोरल पुलिस नहीं हो सकता कि मैं किसी को बताऊं कि आप क्या खाओगे और क्या नहीं खाओगे। बीजेपी के बहुत ही छुटभैया कार्यकर्ताओं ने महाशिवरात्रि पर किसी गरीब आदमी को न केवल थप्पड़ मारे हैं बल्कि उसकी दुकान बंद करवा दी है, क्योंकि वो नॉन वेज की दुकान चलाता था। उसके साथ ज़बरदस्ती की है, लेकिन किसी 5 स्टार में इनके पांव रखने की हिम्मत नहीं है। जब किसी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है इस लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर वो लोगों पे ज्यादतियाँ करने लगती है, जो हरियाणा में स्थिति है। आप इस स्थिति को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब जी, बीजेपी कॉन्फिडेंस में, जोश में, कांग्रेस कोमा में और बाकी मरे पड़े हैं। ऐसी स्थिति में हरियाणा के जो लोग, राजनीतिक लोग हैं, जिनको जो बीजेपी को उसकी विचारधारा की वजह से पसंद नहीं करते, उनके पास विकल्प क्या बनते हैं? देखिए, पहले तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो कहा है उनका आकलन 100% सही है और उनकी समझ के लिए उनको बधाई देनी चाहिए। और इसमें एक संदेश भी छुपा है। अगर वो सही मायने में इस बात से उनको दुखी होना चाहिए कि कांग्रेस कोमा में है, चूँकि एक जो स्टेट्समैन होता, पॉलिटिशियन होता, सही सच्चा पॉलिटिशियन, उसको इस बात का दुख होता है कि विपक्ष क्यों नज़र नहीं आ रहा है। और एक पहलवान है अखाड़े में, वो पूरी ताकत से लड़ रहा है और अगर उसके सामने कोई आए ना लड़ने तो उसको वैसे भी दुख होता है स्वाभाविक रूप से कि कोई सामने नहीं है। तो एक अच्छा खिलाड़ी ये चाहता है कि एक अच्छा प्रतिद्वंदी उसके सामने हो, लेकिन वो स्थिति है नहीं। आम आदमी पार्टी को आप हरियाणा में माइनस कर दीजिए, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो ख़त्म हो गई या मरणासन है, वो उनका समय। हमारे यहाँ प्रश्न ये है कि एक सत्तारूढ़ दल है जिसने करीब 44% वोट लिया और एक विपक्ष है जिसको करीब 43% वोट मिला। 43% वोट पाके विपक्ष में रहने वाली पार्टी अगर कोमा में है और सचमुच कोमा में है तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। उस पार्टी के लिए नहीं, इस प्रदेश की जनता है। क्योंकि देखिए, जनता के सामने पक्ष और विपक्ष दोनों उन्होंने चुने। उनका विवेक था, उनकी बुद्धि थी, उनकी समझ थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पक्ष की जिम्मेवारी दे दी, सत्ता चलाने की जिम्मेवारी दी। साथ में ही उन्होंने कांग्रेस को इतना कमज़ोर नहीं किया, उन्होंने एक सशक्त विपक्ष दिया
और उनकी ये था कि अब सत्ता पक्ष कोई भी गलती करे या सत्ता पक्ष हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करे या हमारी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे या उसने जो वादे किए हैं वो पूरे ना करे, तो हम ये जिम्मेवारी आपको दे रहे हैं कि आप पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से उस चीज़ का विरोध करें। और उसके बाद जनता आराम से अपने काम में संलिप्त हो जाती, क्योंकि हर आदमी हर समय राजनीति नहीं कर सकता। तो पक्ष विपक्ष की इस भूमिका में मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है, आपने ओवर कॉन्फिडेंस यूज किया, मैंने उसको ओवर कॉन्फिडेंस मैं नहीं मानता, वो सच में कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस उनका और तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो देखते हैं कि मैदान में कोई है ही नहीं, अकेले ही हैं जी, अकेले ही हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि चलिए भारतीय जनता पार्टी तो जो कर रही है, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हिडन अनहिडन चीज़ें हैं। हम केवल उन्हीं कारणों को जान सकते हैं जो हम आम लोगों के बीच में बात करते हुए सुनते हैं। एक तो आम आदमी को इस चीज़ का दुख है, प्रसन्नता नहीं है कि भी कांग्रेस क्यों नहीं लड़ रही, क्यों लड़ती हुई नहीं दिख रही, क्यों पूरी ताकत नहीं लगा रही। इस चीज़ का उन्हें अफसोस है, खुश नहीं है वो इस चीज़ को लेके। भाजपा के कार्यकर्ता खुश हो सकते हैं, तो उनकी जो अपनी अपनी वजह है वो अजीबोगरीब वजह है। समाज से ये नहीं आता। जैसे हम रोहतक की सीट की बात करें, पर्टिकुलरली हम यहाँ बैठे हैं, तो ये सबसे हॉट सीट है, चूँकि यहाँ से सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं, विधायक जो है वो भी कांग्रेस पार्टी के हैं। तो स्वभावतः ये जो एक गढ़ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, इसमें तो उनकी विजय पताका फैलनी ही चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है और आम जनता ये मानती कि उन्होंने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न ही नहीं बनाया। और आदमी प्रतिष्ठा का प्रश्न कब नहीं बनाता, जब उसको परिणाम पता होता है। या तो ये पता है कि कुछ भी कर लो जीतेंगे तो हम ही, है ना, एक कॉन्फिडेंस है। या ये होता है हम कुछ भी कर लें, हमारा हारना तो तय है, हमारी तो पराजय निश्चित है। दो ही स्थिति होती है, तीसरी तो हो नहीं सकती। और जब आप मैदान में लड़ते हुए नहीं दिख रहे कहीं पे, तो आम आदमी का हौसला टूटता है, वो आपकी अंदर की बातों को नहीं समझ रहा क्या है, क्या स्थिति नहीं है। तो रोहतक जैसी नगर निगम के चुनाव में, जिसे कहते हैं कि ये असल चुनाव तो यही है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो जनता की जो आम चीज़ों की परेशानी है जिस तरह की, वो तो सारी यहीं से हल होंगी। और यहाँ मैं कहता हूँ बेशक आप हार जाएं, बुरी तरह हार जाएं, आप 0 पे आउट हो जाएं, लेकिन आप लड़ते हुए तो दिखो। और बीजेपी के देख लो आप, ये जो छुट भी एक लोग हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, वो जाके कैसे बेचारे गरीब आदमियों को थप्पड़ मार रहे हैं जी। अब नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। वो भी बड़ा रिस्की काम है कि आप ऐसे मौसम में, जबकि चुनाव चल रहा है, आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? चूँकि उनको पता है कि अगर कांग्रेस इसके खिलाफ उतरी तो जो उनके दिमाग में कांग्रेसियों की जो सॉफ्ट हिंदुत्व घुसा हुआ है ना, कि कहीं हिंदू वोट हमसे नाराज ना हो जाए, वो इसलिए उसको छेड़ना भी नहीं चाहेंगे। इतना बड़ा मुद्दा हुआ है कि एक तो वो किसी मुस्लिम की दुकान थी, नंबर 2 जाके भाजपा का कोई पदाधिकारी है, उसने जाकर बदतमीजी की, बंद करवाया फोर्सिबली, और एक ने तो थप्पड़ भी मारा। पदाधिकारी तो किसी को भी बना देते हैं, है ना? ये तो उस स्थिति में मेरे कहने का आशा है ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था, लेकिन कांग्रेस खुद डरी हुई है। कांग्रेस इसलिए डरी हुई है कि हम हार तो रहे हैं कि इसका और विपरीत प्रभाव ना पड़ जाए, और जमीन में खड़ा। हाँ, तो रोहतक या हरियाणा के जो शहर हैं आमतौर पे, वो पूरी तरीके से एक गढ़ में परिवर्तित हो गए हैं। ये आप ऐसे मान लीजिए जैसे यूपी के कुछ चुनिंदा शहर है, मुरादाबाद है, संभल है, कानपुर है, अलीगढ़ है, और मेरा बिजनौर है। ये हरियाणा के शहर उस कैटेगरी में आ गए। एक खास किस्म का हिंदुत्व बहुत आक्रामक उभर रहा है। ये जब तक नहीं उभर रहा था जब तक भाजपा के पास में जनसंघ के दौर का वोट बैंक था, समझे। और जब से कुछ ऐसी कृषक जातियां इसमें घुसी हैं और ओबीसी का एंट्रेंस हुआ है, वो कंपैरेटिवली उन लोगों से ज़्यादा दबंग भी हैं, और उनमें एक नया जोश है। ये अभी नए हिंदुत्व के पुरोधा बने, तो वो अपनी ताकत को इस तरह से दिखाएंगे। मुझे कभी याद नहीं आता कि 50 साल हो गए मुझे शहर में रहते हुए, कि जब तक गांव वाला एलिमेंट भाजपा में नहीं मिला था तो ये लोग बड़े शांत रहते थे। लेकिन जब से ये तत्व आया है ना, तब से इनके हौसले बुलंद, और ये घटनाएं वही लोग करेंगे जो नए इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसको भी चिंता नहीं। हम ये उम्मीद करें भाजपा से कि भाजपा का नेतृत्व जो है, जो बड़े नेता हैं, वो इस चीज़ की आलोचना करेंगे नहीं, वो तो इसको प्रमोट करेंगे। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी। प्रशासन वगैरह तो सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। यहाँ इस देश का सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, जब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए और उनको बिल्कुल डिमीन कर दिया गया, तो ऐसे में हम ये उम्मीद करें कि डिप्टी कमिश्नर या एसपी कोई कॉग्निजेंस लेंगे, तो वो
वो संभव नहीं है। और देखिए वो घटना घटने के बाद में जो करा है उन्होंने, उसके बाद उन्होंने उसको अपने फेसबुक पेज पे लोड किया है और वो खुलेआम बता रहे हैं, तो वो कुछ छुपा तो नहीं रहे। तो अब ये मुझे नहीं लगता है कि रोहतक का प्रशासन इतना निकम्मा है। उनको होटल हयात में, रेजेंसी में बहुत बड़े बड़े 5 स्टार नहीं, उनका तरीका ये हो सकता है कि जो कमजोर है उसको डराओ और उसका डर जो है और लोगों में व्याप्त हो जाएगा। वो साफ पॉलिसी है उसमें। और ये जो घटना घटी है इसके पीछे भी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल मामला होगा। वैसे ये जो इस तरह की घटना 1-2 साल पहले भी शायद इस तरह की चीज़ें हुई हैं। खैर मैं कह रहा हूँ कि भाजपा का जो कॉन्फिडेंस है उसकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए। और ये देखें कि जो चुनाव लोकतंत्र में लड़ने का जो एक ताकत चाहिए, आप उसका तरीका देखें कि इस चुनाव में पूरे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सारे कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं। उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ था, आपने किया था, किलर इंस्टिंक्ट। हाँ, किलर इंस्टिंक्ट है। मतलब इस चुनाव को वो इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि जो बची कुची कांग्रेस है उसे भी उठा कर हम बाहर फेंक देंगे। समझे, इतनी ताकत लोग स्थानीय निकाय के चुनाव में मैंने कभी नहीं। और कांग्रेस ये चाह रही कि मैं उठा के बाहर फेंक दूं। और देखिए यहाँ इनके यहाँ एक मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी, वो वाल्मीकि समाज से आते हैं। उनकी कल मैंने देखा कि वाल्मीकियों के मोहल्ले में उनको ले जाया गया, उनकी जनसभाएं वहाँ हुई हैं। यानी एक तरफ तो वो पार्टी है जो चिन्हित कर रही है कि हमारा कौन सा मंत्री किस क्षेत्र में उपयोगी हो सकता है जातिगत आधार पे, और बाहरी प्रांतों से लोग बुलाए जा रहे हैं। यहाँ स्थिति हो रही है कि ये 10 घर ऐसे हैं, मान लिया कि ये हमारे पक्ष में नहीं है, तो वो कैसे हो सकते हैं, उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पूरी तरह से हाराकिरी मतलब आत्महत्या पर उतार हुए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे ख्याल से दीपेंद्र हुड्डा की एंट्री 1-2 दिन पहले हुई है और वो भी शायद चेहरा दिखाने वाली कवायद है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं ये धर्मेंद्र जी ये कह रहा हूँ कि यार हारना कौन सी बड़ी बात है। आप लोकतंत्र में तो वही तो चीजें हैं। ये बीजेपी वाले हार के तो यहाँ तक पहुंचे। हाँ, तो तुम कम से कम लड़ो। तो तुम ये तो रहे कि भाई मैंने एग्जाम की पूरी तैयारी करी, मैंने रात दिन मेहनत की और मैं पास नहीं हुआ, तो समझ में आती है भाई खड़ी फसल पे ओले पड़ जाते हैं। लेकिन इस बार तो तुमने फसल की रुपाई नहीं करी, फसल ही नहीं है कहीं पे, उसमें कोई संभावना नहीं छोड़ी। और इससे आपके कार्यकर्ताओं में निराशा होती है। कांग्रेस के बहुत लोग हमारे से मिल रहे, मेरे से मिलते हैं, बात करते हैं कि क्या करें, कुछ है ही नहीं, पार्टी की तरफ से कोई दिशा निर्देश ही नहीं है। एकमात्र यहाँ के रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा हैं जो जैसे तैसे इस गाड़ी को चला रहे, धक्के मार के, है ना। और उधर आप ही देखिए मनीष ग्रोवर तो कहीं है ही नहीं। सार देख लीजिए आप, किसी भी वहाँ तो मतलब कोई नाम लेवा नहीं है कांग्रेस का। नहीं, कुछ चीजें बिल्कुल साफ आ रही हैं। मनीष ग्रोवर ने कहा कि भी मैं रोहतक के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपया लाऊंगा। ठीक है, किस हैसियत से लाएंगे मेरी समझ नहीं आती। तो ना विधायक है ना कोई प्रतिनिधि। इससे पहले मेयर बीजेपी के ही थे यहाँ। हाँ, लेकिन आप उनके देखिए लॉजिक कि खट्टर साहब जो हैं केंद्र में मंत्री हैं इसी मामलों की, और मैं 1000 करोड़ लाऊंगा। वो पूछ रहे हैं लोगों से कि मेरी गारंटी पे भरोसा है, लोग कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी। वहाँ हो सकता है उनके अपने गिने चुने लोग हों, लेकिन आमतौर पर ये कहने का साहस तो है कि 1000 करोड़ वहाँ से लगेगा। और इसी जनता को 2 महीने पहले गरोर जी पे भरोसा नहीं था। और नायब सिंह के जो खजाने का वो भी रोहतक की तरफ खोल दूंगा। और आप यहाँ विपक्ष ये नहीं पूछ पा रहा कि जब मनीष ग्रोवर ये कह रहे हैं कि विपक्ष का विधायक ये सब कुछ नहीं कर सकता, तो आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि विपक्ष का विधायक क्यों नहीं कर सकता, जब आपकी घोषित नीति है कि सबका साथ सबका विकास। खट्टर साहब ने जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के महात्मा गांधी हैं, उन्होंने एक विचारधारा स्थापित कर दी कि हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, 90 के 90 क्षेत्रों में समान रूप से काम होगा। तो रोहतक में 1000 करोड़ आएंगे तो क्या 90 विधानसभा क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए वो राशि? अगर सबका साथ सबका विकास की बात है तो इसे ही आप मुद्दा बना ले कांग्रेस पार्टी के भी। आपके मंत्री जो हैं बड़े ताकतवर नेता और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर विपक्ष के विधायकों की, सांसदों की या नगर निगम पार्षदों की, मेयर्स की चलनी ही नहीं है तो इस लोकतंत्र में चुनाव कराने का लाभ क्या है? मैं तो बहुत बुनियादी सवाल उठा रहा हूँ जिन पर चिंतन मनन हमारे समाज के लोगों को करना चाहिए। विपक्ष कि आप किसी नेता को ये कहो भी आप ये इशू उठा लो, तो वो उसको पहले स्टडी करेगा। वो स्टडी करेगा कि मेरा अपना व्यक्तिगत इससे क्या लाभ है। अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो वो शांत बैठ जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर हमने कई बार इस बात पर चर्चा की है और मैंने बार बार ये कहा है कि यहाँ पूरी तरह से व्यक्तिवाद हावी है। मुझे क्या मिलेगा, अगर मुझे कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं आराम से सो रहा हूँ, मेरी सेहत पर काम तो कर रहे हैं। गोकुल से रोज काम कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
अब बताइए, रोहतक के लोग स्थानीय चुनाव में वो श्री राम के नारे लग रहे हैं, हिंदुत्व की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है। अरे आप जो आपके लोग तो पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं इसमें, उन्हें क्या समझा रहे हो आप हैं? लेकिन वो उनके पास आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ ही नहीं है। कई किसी कांग्रेस पार्टी ने इन निगमों में जहाँ सत्ता रही है भारतीय जनता पार्टी के, वो तो श्वेत पत्र जारी नहीं करेंगे। आपने कोई पत्र जारी किया? नहीं किया है भाई। एक सांसद थे यहाँ से, अरविंद शर्मा, उन्होंने खुलेआम ही आरोप लगाया कि 350 करोड़ रुपया पूर्व मंत्री खा गया अमृत योजना में। ये इशू आप कहीं सुनने को मिल रहा है? नहीं। किसी कांग्रेस वो तो मंत्री नहीं हो रही, जो आरोप लगा रहा था वो मंत्री है। मंत्री है और वो यहाँ प्रचार कर रहा है। वो रामावतार वाल्मीकि का हाथ पकड़ के कह रहा है कि ये मेरी गारंटी है। मतलब और बीजेपी की देखिए, जब एक पार्टी इतनी ताकतवर हो जाती है सर कि विपक्ष के सामने कुछ नहीं होता, तो वो लोगों के लिए कुछ करना भी बंद कर देती है। अभी आप दिल्ली में रेखा गुप्ता बनी, रेखा गुप्ता से पूछा गया जी महिलाओं को 2500 रुपये का वादा किया था वो, तो बोली हमारे लिए तो आम आदमी पार्टी खजाना खाली छोड़ के गई है। हाँ। अब हरियाणा में लाडली बहन इनकी योजना थी, 21 रुपये इनको भी महिलाओं को देने थे, कहाँ हुई योजना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कहता हूँ समय से आगे चलने वाली पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी अतीत में सोचती तो नहीं है, लेकिन वो वही 60-70 के दशक कांग्रेस वाली चल रही है। लेकिन आजकल पार्कों में क्या है जी, सैर करते हैं ना, तो कई लोग उल्टे पांव चलते हैं, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को उल्टे पांव चलने की आदत हो गई है। कांग्रेस डी जनरेशन का शिकार है। जैसे बढ़ती उम्र के साथ ना आपके अंग प्रत्यंग थोड़े ढीले पड़ने लगते हैं, है ना, घुटनों में दर्द होने लगता है, ग्रीस खत्म हो जाता है, हम भाषा में कहते हैं। कांग्रेस का ग्रीस हो गया खत्म। अब इनको ये कहा जाता है भाई, जहाँ ग्रीस खत्म हो जाता है और आपने अपने घुटने नहीं बदलवाने, तो उसमें डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप जो आपकी मसल्स हैं ना आसपास की, इनसे काम लो, इनको एक्टिव रखोगे तो आपके घुटने कुछ चल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस से हमारे भाई इतने ज़बरदस्त डॉक्टर हैं कि पहले वो मसल्स के निपट रहे हैं कि घुटनों का तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये जो मसल्स ताकत दे सकती है ना, इनको भी ख़त्म कर दो। ये मसल्स हैं कांग्रेस पार्टी के वर्कर, जिन्हें इन्होंने पूरी तरीके से निराशा के गड्ढे में धकेल दिया। अभी कोई बीजेपी के साथी थे, वो कह रहे थे कि आप लोग है ना सरकार के गुणगान नहीं करते। मैंने कहा हमारा काम नहीं है गुणगान करना सरकार का, हमारा काम तो ये है कि सरकार जहाँ गलत काम कर रही है उसको चेताना, उसको बताना। तो बोले नहीं आप सीधे कर देंगे हम सबको एक दिन। वो कह रहे थे मजाक में ही। तो मैंने कहा क्या सीधे करोगे? जो तुम्हारे यहाँ उल्टा बोलता है वो तो तुम्हारी सरकार मंत्री बनता है। कपिल मिश्रा देख लो, वो मैंने कहा इसलिए जो तुम्हारी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसको कुछ मत बोला करो, हो सकता है कल को तुम्हारा मंत्री बन जाए वो। देखो, ये जो इस तरह के जो लोग हैं ना, जो सवाल उठाते हैं ना, तो इन्हें मीडिया की समझ है ना, ये पत्रकारिता को जानते हैं ना, पत्रकारिता के आइडियलिज्म से इनको कोई मतलब नहीं है। पत्रकारिता धर्मेंद्र जी जो आपने पढ़ी और हमने समझी है, उसका मर्म एक मैं बता देता हूँ कि मैं मालिक हूँ अखबार का और आप उसके एडिटर हैं, तो प्रोफेशनली आप मेरे एम्प्लॉई हैं। अगर मेरा बेटा चोरी करता है और अगले दिन आप ये खबर छापते हो कि डॉक्टर त्यागी का बेटा चोरी के मामले में गिरफ्तार, पहली लाइन पे, तो आप सही मायने में एडिटर हो। और ये खबर करते हुए आपको रत्ती भर भी संकोच नहीं होता। आप ये जानते हैं कि बेशक मैं एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मेरा मालिक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और यही विश्वास आपने अपने रिपोर्टर को देना है। तो ये तो होता है जर्नलिज्म। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बैठ के ना बाहर खड़े होके अखाड़े से बिना मतलब कि हाँ वो करते, इन्हें कुछ नहीं पता रहता। तो इनको ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितना नपुंसक बना दिया भारत के मीडिया को। अब क्या उम्मीदें करते हैं उनसे? किस तरह की उम्मीद कर रहे हो? कुछ नहीं जी, वो तो ये ऐसी पार्टी है जिस पे अगर आप हमला करने पाओ, रात दिन आपको सड़क पर रहना पड़ेगा। एक भी तो शायद कोई बिरला काम इन्होंने ठीक किया हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी, इतनी विफलताओं के बावजूद, इतने निकम्मेपन के बावजूद, इतने भ्रष्टाचार के बावजूद विपक्ष शांत है। अब इसकी दो ही चीजें, आम आदमी शांत है, मीडिया खत्म हो चुका है। विपक्ष मतलब आम आदमी से हम पूछते हैं भी तुम्हें क्या लग रहा है इसकी वजह? बोले या तो नस दबा रखी है कोई, या कोई ED-CD का डर है, कहीं ना कहीं डरा हुआ है विपक्षी। अरे लोग तो तैयार हैं भाई, उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो आप? उन्होंने तो आपको दे दिए 43% वोट। आप 37 के 37 विधायक इन मुद्दों को लेके क्यों नहीं आते मैदान में? जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। आपके पास लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। और मुझे तो हैरत आती है कि हम एक तो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ना, वो बिल्कुल उनमें सुकरात, अरस्तु, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का आत्मा प्रविष्ट कर गई।
इतनी सॉफ्ट लैंग्वेज है, कुछ भी पूछ लो भाई ये हो गया, हाँ ये तो होता है लोकतंत्र में, स्वाभाविक है, ये बोले भाई ये तो होता ही है, नेचुरल है, तो भाई आप क्यों फिर क्या कर रहे हो आप? अगर सब कुछ होता ही है तो होने दो। तो इससे कार्यकर्ता ये कहते हैं हम क्या करें, हमारे नेता की भाषा ही बदल गई। ऐसा टाइम आ जाएगा थोड़े दिन बाद, ये बीजेपी वाले जो दोयम दर्जे के बेचारे लोग हैं जो प्रभावित, ये कहने लग जाएंगे अरे कुछ तो कर लो कांग्रेसी हो, कहना पड़ेगा इनको। और मुझे ये लगता है क्योंकि इनको इनके नेता तो भाव देते नहीं बेचारों को। देखिए ये तो पन्ने पकड़ने के लिए हरियाणा खास तौर से और आमतौर पर पूरे देश के नेता आपस में मिले जुले हैं। जब सोशल फंक्शन में आप मिलते हैं और जनता फोटो देखती है कि विपक्ष का नेता और सत्ताधारी दल कैसे बगलगीर हो रहे हैं, हंस रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको लगता है यार सब साले मिले हुए हैं, सभी इकट्ठे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनका। उस बातचीत में मुझे पक्का भरोसा है कि वो कहते हैं भाई कुछ तो कर लो यार, हैं? और कहते हैं ये क्योंकि देखो मैं जानता हूँ इस चीज को, वो कहते राज हैं में जो मजे ले रहे हैं जी, पूरे हरियाणा में जो राज के मजे ले रहे हैं वो तो 100 ही आदमी होंगे जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो बेचारे ये पर्चियां पकड़ाने वाले हैं। हाँ अभी ये चाहते हैं कि हम उनकी जगह ले लें। उनकी जगह अब कौन लेगा? टिकटें तो मान लो 90 ही हैं जी, तो ये इतना जो भीड़ कार्यकर्ताओं की कहाँ एडजस्ट करेगी बीजेपी इनको? देखो कांग्रेस के जो सत्ता का लाभ ले चुके ना, 2 बार के विधायक, 4 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, ये अपना सारा जुगाड़ किए बैठे हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं, ये हजम कर रहे हैं माल। पूरा माल इतना है कि समझ में नहीं आ रहा। और अब इनकी चिंताएं सिर्फ ये हैं कि अपनी अगली जनरेशन को कैसे एस्टेब्लिश करें। यहाँ अगर कोई परेशान है तो वो है जो पहली बार जैसे तैसे करके विधायक बन गया कांग्रेस का, और वहाँ ऊपर मिल गई उसको विपक्ष की सरकार, ठीक है ना, उसके लिए बड़ा धर्म संकट है कि यार मैं क्या करूँ क्या। और एक जो बड़ा बुनियादी फर्क है भाजपा में और कांग्रेस में, मैं देखता हूँ कई लोग कहते हैं जी मैं कांग्रेस ज्वाइन तो कर लूँ, पर कौन सी वाली कांग्रेस ज्वाइन करूँ? अब तो जरूर कौन सी भी नहीं बच रही। वो हैं, वो हमेशा रहेंगे, वो शाश्वत हैं, कांग्रेस में से नहीं जाएगी। बीजेपी के जो अंदर जाना चाह रहा है उसके सामने सवाल नहीं है, वो घुसड़ के चलाएगा। और आपने जो बात की थी कि लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं, अब बीजेपी कतई ये नहीं देख रही, वो माहौल बना रही है और उसका फायदा उठा रही है कि कोई भी आ जाए। पहली बार बीजेपी ने क्या सामूहिक ज्वाइनिंग कार्यक्रम, मैं आओ और ज्वाइन कर। इनके जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे कुंटलों पटके मंगाए जाते हैं और वहाँ रोज ये कार्यक्रम होता है। इनको जो कहते हैं ना, एक पूरी लिस्ट जाती है, आज 15 लोग जो हैं ये ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ ज्वाइनिंग का अलग विभाग है, प्रकोष्ठ है, तो वो कहेंगे भी उसकी 4-5 लोगों की जिम्मेवारी है। पता चला जी 2 लोग तो फील्ड में ज्वाइन करा रहे हैं, तो हमें कार्यालय में तो एक ही मिलेगा। भाई लोग आप बता दीजिए आप किस समय आपको सुविधा होगी, आप कब ज्वाइन करोगे और किसके थ्रू ज्वाइन करना चाहोगे। वो कहेगा जी मैं तो चाहता हूँ प्रभारी मुझे ज्वाइन कराएं, तो वो कहते हैं नहीं देखिए प्रभारी जी तो व्यस्त हैं, उसको पता है कि इस आदमी का लेवल प्रभारी वाला नहीं है, तो बोलो हम आपको ना यहाँ हमारे जो बाहर से आ रहे हैं, बिहार से या महाराष्ट्र से आ रहे हैं, संयुक्त प्रभारी या कुछ भी, वो आपको करा देंगे। तो ये पूरा इनके यहाँ तो एक कार्यक्रम चल रहा है, रोज सूची पे सूची जारी है लगातार। इसका लाभ ये हो रहा है कि वहाँ मैसेज ये जा रहा है कि भाई कांग्रेस में मच गई भगदड़, और कांग्रेस के लोग हालत ये हो रही है कि पहले वो ज्वाइन करते हैं बीजेपी, कांग्रेस वाले 2 दिन बाद निकालते हैं उनको, नोटिस जारी करके कि 6 साल के लिए निकाल दिया है। कल वो वीरेंद्र राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, वो बोले त्रिलोचन सिंह और ये जो बड़े बड़े कांग्रेस करनाल के लीडर हैं, बोले ये तो सब स्लीपर सेल थे, उनके लिए काम कर रहे थे। एक को नरेंद्र सांगवान, उन्होंने कहा कि मैं तो नायब सिंह की जीत सुनिश्चित कर रहा था वगैरह वगैरह। और अब हमें पता चला अब हम जो बाकी बचे हैं वो 24 कैरेट के गोल्ड है ना, और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी वो जा चुकी। तो एक पत्रकार पूछता है भाई साहब देख लो कभी ज्वेलरी आर्टिफिशियल अभी भी बच रही हो? ना हम तो 24 कैरेट के हैं। तो धर्मेंद्र जी कांग्रेस में जो कह रहा है ना कि 24 कैरेट का गोल्ड में बचाऊं, उसकी भी गारंटी नहीं है समझे। अब हम क्या करें, इसके हंस ही सकते हैं हम। अच्छा हम इनकी तरफदारी करते हैं तो हमें झेलना पड़ता है कि तुम सत्ता के खिलाफ क्यों। देखो हम तो भाई इसलिए कर रहे हैं, अरे जड़ बुद्धियों आ जाओ मैदान में आ जाओ। हमें भैया कोई सहानुभूति नहीं उनसे। नहीं अब सरकार की अगर नीतियों की आलोचना करते हैं तो उसकी नेचुरल बेनिफिशियरी विपक्षी पार्टी है जी। देखिए नेचुरल हम ये चाहते, अगर इनकी सरकार बनी होती तो ये बीजेपी वाले सिर पे धर के नाच रहे होते। आज ट्रंप जो है अमेरिका में सबसे बड़ा गुंडा हो रहा है, सबसे दबंग आदमी है धरती का, इतना दबंग है कि तो सर हमारे वाले दबंग को भी उसने चुप कर दिया, फफेड़ दिया। लेकिन दूसरा देखो, फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे हुए और वो अपनी बात कर रहे हैं,
फ्रांस के राष्ट्रपति ने मैक्रोन ने उसका हाथ पकड़ हाँ लिया जी, कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। ठीक कर दिया उनको, हाँ, correct कर दिया। मतलब एक और वो चुप भी रह गए। वो फ्रांस, उसको पता है वो हमेशा गलत बोलता है, उसको रोका पहली बार है। तो यहाँ तो बोलने वालों को रोकने की व्यवस्था ही नहीं है है ना। उससे तो यहाँ जो आएगा वो अपने लोकतांत्रिक देश है, वसुधैव कुटुंबकम और 2047 का भारत करे जो, आप कोई नहीं रोकता, कोई नहीं पूछ रहा कि भैया वो 21 मिलियन डॉलर कहाँ आ गए। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो हर साल उसका वो बढ़ता जा रहा है। नहीं, जब तक यूएस एड का जब तक प्रचार हो रहा था कि वो मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए पैसा आ रहा है, तब तक सारा कोहराम मच रहा था। और अब उसने कह दिया भाई ने कि मैंने तो अपने दोस्त को दिए। अब पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई नहीं बोल रहा। और मजे की बात है, जिस विपक्ष को बोलना चाहिए वो भी नहीं बोल रहा। तो यहाँ तो धरातल से लेके शिखर तक, अकेला राहुल गांधी क्या कर लेगा? धरातल से लेके शिखर तक कांग्रेस पार्टी यानी भारत का विपक्ष पूरी तरीके से मरणासन है अवस्था में। और मजे की बात यह कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो इस देश को अपना देश ही नहीं मानते। शायद अखिलेश यादव है वो यूपी की बात करेंगे, ममता बनर्जी वो बंगाल से बाहर नहीं निकलती, कोई कहीं से बाहर नहीं निकल रहा, सब अपने अपने झुंडों में अपने जो उसमें वो क्या कहते हैं बिलों में बचे हुए छोटे दल हैं वो बीजेपी के साथ हैं। तो आपको एक राष्ट्रीय विपक्ष बनाना है, मजबूत विपक्ष बनाना है, और जनता तो अपनी तरफ से कर रही है। भाई आप 2014 में 42-44 सीटों पे, फिर आपको 55 पे लाए, फिर आपको 3 अंकों में 100 पे ले आए। तो जनता तो इस देश की धीरे धीरे आप में प्राण फूंक रही है, लेकिन वो देख रही है कि जो हम प्राण हमने फूंका है उसका कोई असर ही नहीं है। अगले में तो कितनी बोतल ग्लूकोज चढ़ा दो, कितना वेंटिलेटर पर रख लो, सांस ही नहीं मार रहा रत्ती पर भी। तो अब क्या करें, अजीब सी सिचुएशन है। अच्छा, हमने पहली वीडियो भी इसी बात पे अंत किया था कि हम कुछ नहीं कर सकते और अजीब सी सिचुएशन। तो ये जो असहायता है ना, हेल्पलेसनेस है, ये पूरे देश की है, केवल आपकी और मेरी नहीं है। हम इस बात पे कि हर आदमी सोचता है, 10-15 मिनट बहस करता है, दिमाग पर जोर देता है, और अंत में वो अपना माथा पकड़ के बैठ जाता है कि, और वो फिर कहता है कि बड़ी अच्छी कृपा ये ईश्वर की, यहाँ ईश्वर है हमारे देश में, कि भगवान ही मालिक है, वो जो करेगा वही करेगा, है ना। और जब जब अधर्म की हानि होती है, धर्म की हानि होती है, तब कोई ना कम से कम बीजेपी इतना तो कर सकती है। अपने ये जो बेलगाम, ये दोयम दर्जे के जो नेता हैं जिनकी शायद अपने घर में भी नहीं चलती, उनको तो कह सकते हो भाई समाज में अराजकता मत लेके आओ, ना मत किसी गरीब आदमी को सताओ। ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। इन लोगों का उत्साह ये बढ़ता है कि जैसा आपने कहा कपिल मिश्रा ने पूरी कहानी, प्रेम कहानी सुना दी मोदी जी की। मंत्री है वो सरकार, सुनने वालों को शर्म आ रही थी, है ना यार, किस तरह की बातें कर रहा है कि वो लड़की 2 दिन तक वहां रही, वो बीमार होगी, उसने कहा डॉक्टर भिजवा दो, बोले नहीं डॉक्टर नहीं मिल सकता। मेरे तो इतना मैं द्रवित हो गया, मैं रोने लगा सच में। क्या एक कन्या पे इतना अत्याचार हो रहा है। वो कपिल मिश्रा आज इनका मंत्री है। तो इन छुट भैयों को, इन्हें जो बिना मतलब कि बेसलेस है ना, इनको ये आधार मिलता है कि हम इस तरह की भाषा करेंगे, अनुराग ठाकुर की भाषा बोलेंगे, प्रवेश वर्मा की भाषा बोलेंगे, विधुड़ी की भाषा बोलेंगे, रेखा गुप्ता की भाषा बोलेंगे, तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इनको ये इसी धारा पर चल रहे हैं। तो सुबह ही फर्स्ट क्लास टमाटम कपड़े पहन लेते हैं, ऊपर से नीले हरे पीले रंग की जैकेट और लगा के चश्मे बारीक से, और निकल पड़ते हैं शिकार की तलाश में, है ना। तो ये तो ऐसे ही करेंगे भाई शिकार। दोस्तों कुछ नहीं हो सकता, फिर वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। पर जब कई बार इंसान अपने बल से भी गिर जाता है, बीजेपी को सही मायने में अगर सरकार में सबका साथ सबका विकास चाहिए तो वो समाज के हर तबके को साथ लेकर चले, अपने ऐसे लोगों को दूर रखे और अपने बल से ना गिर जाना। क्योंकि अल्टीमेटली आपने बहुत वादे किए हैं जनता से, उन वादों को आपको पूरा करना है। और अब आप 10 साल बाद ये नहीं कह सकते कि सरकार तो पीछे कांग्रेस की थी, अब आपको काम करके दिखाना होगा। और हमारी तो जैसी भूमिका है, हम तो विपक्ष के तौर पे पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। सरकार अगर गलत करेगी तो उसको बताया जाएगा, और कुछ अच्छा करेगी, बेहतर करेगी तो उसको बता भी देंगे। लेकिन बेहतर को बताने के लिए उनका अपना एक मैकेनिज्म है, उनके पास सरकारी तनख्वाह पे रखे हुए लोग हैं, हम तो उनको चेता ही सकते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं उनको अपना पुरुषार्थ दिखाना होगा। घर बैठे सत्ता नहीं मिला करती, सत्ता ऐसे ही मिलती है, संघर्ष करने पड़ते हैं। तो संघर्ष करेंगे तो वो
अच्छा एक विपक्ष का विकल्प बन सकता है। वोट प्रतिशत कहीं कम नहीं है इनका। ये अलग बात है कि ये मैकेनिज्म इनका जोड़ तोड़ इतने हैं कि ये सत्ता में आ गए, लेकिन कांग्रेसियों को मेहनत करनी पड़ेगी और एक पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी उनको निभाना पड़ेगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो अनुशासन तो छोड़िए, वो बेसिकली कुछ भी नहीं है, वो राहुल गांधी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ही अजीब सा मामला बनता है। आप ज़रूर कमेंट करिए कि देश के विपक्ष को क्या हो गया है, खासकर हरियाणा में विपक्ष इतना लुंज पुंज क्यों पड़ा है। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार।